मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और आपका यह वर्ष मंगलमय हो। आप सभी ने जो सपने देखे हैं वो पूरा हो। तो मित्रों, अब मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ पोस्ट मॉडर्निज़्म की तरफ और जैसा कि आप सभी और हमारा भी यह अनुभव रहा है कि हम सभी के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी फिनोमेनन है जो हमेशा से एक पहेली रही है जिसे समझना बहुत आसान नहीं रहा है। या तो हमारी समझ उतनी अच्छी नहीं रही है या हमें समझाने वाले लोग अच्छे नहीं रहे हैं या हो सकता है कि कुछ और भी पहलू रहे हैं। अ, लेकिन आज जब हम बात करने जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत सरल ढंग से अपने जीवन से पहले जोड़ते हुए हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान होगा। तो जब पोस्ट मॉडर्निज्म की बात होती है तो नो डाउट उसके साथ मॉडर्निज्म जुड़ा हुआ है और उसके साथ पोस्ट जुड़ा हुआ है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली क्या इसका रिश्ता हो सकता है मॉडर्निज्म से, यह हमें समझने और सोचने की आवश्यकता है। क्या कुछ ऐसा है जो वह मॉडर्निज्म की चीज़ों को स्वीकार करता है या उसको बढ़ाता है? या जो भी स्टैंड्स थे, जो भी प्रीमाइसेस थीं मॉडर्निज्म की जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या वो उसको रिजेक्ट करता है? या फिर कुछ ऐसा है कि अ, उसकी चीज़ों को कुछ एक्सटेंड करता है या रिजेक्ट करता है या कुछ अम, अ, तो 2 बातें हुई, क्या उसको रिजेक्ट करता है? क्या उसको एक्सटेंड करता है? या क्या उसी की ट्रेडिशन को लेकर और कंटिन्यू करता है? तो 3 बातें आप इस पूरे डिबेट से निकाल सकते हैं कि क्या पोस्ट मॉडर्निज़्म मॉडर्निज़्म की परंपराओं को आगे बढ़ाता है? क्या पोस्ट मॉडर्निज़्म मॉडर्निज़्म की परंपराओं को रिजेक्ट करता है? या या जो पोस्ट मॉडर्निज़्म के मॉडर्निज़्म के क्वेश्चंस थे, जो उसकी प्रीमाइसेस थी, जो उसकी बातें थी, क्या स हूबहू वही चीज़ों को पोस्ट मॉडर्निज़्म आगे बढ़ाता है? यदि हूबहू बढ़ाने की बात हम करें तो आखिर पोस्ट मॉडर्निज़्म कहने की ज़रूरत क्या थी? तो कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि कुछ तो अंतर है। तो इस अंतर पर आने के लिए मैं आप सभी को एक स्टेटमेंट पहले दे दूं कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा लिटरेरी फिनोमेनन है जो मॉडर्निज्म को की कुछ बातों को तो वह हूबहू रिपीट करता है या फिर रिपीट करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहूँ कि रिपीट करता है, बट रिपीट करने की कोशिश करता है। उससे कुछ लेता है, लेकिन ये भी है कि वह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मॉडर्निज़्म की जिसको वह रिजेक्ट भी करता है या क्वेश्चन करता है, सबवर्ट करता है। ठीक है? जब क्वेश्चन करने की बात आती है तो इसका मतलब वह सेल्फ कॉन्शियस होकर उसको उसको उसकी इंक्वायरी करता है, उसको इंट्रोगेट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको रिजेक्ट ही कर देता है। और दूसरी बात ये है कि वह क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको वह बढ़ाता है, यह हम अभी देखेंगे। तो आज का लेक्चर के लिए एक मैं आपको लोगों को शुरुआत में ही बताया कि यदि मैंने आपको यदि विश किया, क्या विश किया? हैप्पी न्यू ईयर। तो इसका मतलब आप लोग ये शायद ले रहे हैं कि काश सर का आशीर्वाद लग जाता या फिर आज के दिन हम जब अपनी शुरुआत करते हैं नए साल की, तो हम सभी सोचते हैं कि चलो हम मंदिर चलते हैं, ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं। तो शायद ईश्वर हमारी आने वाला पूरा जो दिन होगा, वो खुशियों से भर देगा, सफलताओं से भर देगा, सब चीज़ों से भर देगा। तो ये जो सोच है मित्रों, इस सोच को आप कहते हैं मेटा नैरेटिव, इस सोच को आप कहते हैं ग्रैंड नैरेटिव। यानी आप एक स्ट्रक्चर में बिलीव कर रहे हैं, एक ऐसी प्रेजेंस में बिलीव कर रहे हैं, एक ऐसी टेलियो टेलॉस में बिलीव कर रहे हैं या फिर एक ऐसी
शक्ति में विश्वास कर रहे हैं या एक रिलीजियस पावर में विश्वास कर रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ आपकी सही हो सकती है। तो इसको कहते हैं आप मेटा नैरेटिव या ग्रैंड नैरेटिव। यह एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है, जिससे यह जुड़ा हुआ है कि हमारी प्रगति होगी, हमारा भाग्य चमकेगा, ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो सबसे पहले काम किया था, वह एनलाइटनमेंट के टाइम से शुरू हुआ था खास तौर से। तो आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में इनलाइटनमेंट का आगमन हुआ, और आप जानते हैं लॉक्स को, जॉन लॉक्स को, रेनी डेकार्ट्स को, और इमानुअल कांट को, और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इनलाइटनमेंट की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो उनका मानना यह था कि यदि हम रीजन पर फोकस करें या रीजन से अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, तो निसंदेह न केवल हमारी लाइफ बल्कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा, और सोसाइटी अपने मुकाम पर जाएगी, और यही एक तरीका हो सकता है। अ, यही एक सिस्टम हो सकता है। तो यह एक सिस्टम हो सकता है, यह एक बन गया आपका एक टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट बन गया, अर्थात एक ही ऐसी चीज है, एक ही एक ग्रैंड नैरेटिव है, मेटा नैरेटिव है, जो ऐसा कर सकती है। तो यही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यही इसी विचारधारा को क्वेश्चन करने का काम, रिजेक्ट करने का काम, इंट्रोग्रे इंट्रो इंट्रोग्रे राइट, क्वेश्चन और इंट्रोगेट करने का जो काम करता है, वह पोस्ट मॉडर्निज्म करता है। नो डाउट आपने ये भी हमारे मॉडर्निज्म के लेक्चर में देखा कि जो इंट्रोगेशन हो रहा था, जो ये क्वेश्चन हो रहा था, मॉडर्निज्म ने भी किया। लेकिन मॉडर्निज्म ने यह क्वेश्चन करने के बाद उसी रास्ते पर चला कि उसको भी एक ऐसी नैरेटिव चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए, जिससे समाज में हम इंटीग्रेशन पैदा करें, या हम समाज को यूनिफॉर्म करें, या हम समाज को बांधे, या समाज में जो फ्रेगमेंटेशन है, जो 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 कैरेक्टर में, लोगों के कैरेक्टर्स में, लोगों के सिस्टम्स में हर जगह एक फ्रेगमेंटेशन फैला हुआ है, वह उसमें सुधार हो सके। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपने टीएस इलियट की वेस्टलैंड को पढ़कर देखा। तो टीएस इलियट की वेस्टलैंड ने अब में आपने पढ़ा कि किस तरह से टीएस इलियट एक लैमेंटेशन कर रहे हैं, एक क्राई कर रहे हैं कि यह कितना फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड हो गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, या फिर समाज में जो करप्शन फैला हुआ उसके कारण, चाहे वो रिलीजन के संदर्भ में हो, चाहे रिलेशनशिप के संदर्भ में हो। लेकिन फिर वो कहते हैं कि यस, यह तो है, यह स्वाभाविक है कि इस तरह की स्टेरिलिटी है, फ्रेगमेंटेशन है, लॉस ऑफ रिलीजन है, लॉस ऑफ फेथ है। बट बट मेन बात यह है कि अंत में वो पाते हैं कि हमें इस पूरे वॉइड और इस पूरे फ्रेगमेंटेशन में से ही एक तरीका मिलेगा जहां पर हम चीजों को पूरी तरह से सही कर, रिस्टोर कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि उन्होंने शांति 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 और दा 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 की नैरेटिव से वो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि यह नैरेटिव इस समय की एक बेटर नैरेटिव हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्निज्म प्रीवियस नैरेटिव्स को, चाहे वो रियलिज्म की नैरेटिव हो, चाहे वो इनलाइटनमेंट की नैरेटिव हो, उसको क्वेश्चन करता है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि नहीं, एक नैरेटिव हम सभी बना सकते हैं, जिससे हमारी जो इश्यूज है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यही कंटेंशन है और यही कंट्रडिक्शन है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना है कि अ, जरूर यह जो कयास है, जो कयाटिक सिचुएशन है, फ्रेगमेंटेशन है, आप इसमें
यदि नैरेटिव की ही खोज कर रहे हैं तो वो भी तो एक ग्रैंड नैरेटिव ही हो जाएगी, वो भी एक कन्वेंशन बन जाएगा, वो भी एक ट्रेडिशन बन जाएगी। और तो क्या अंतर रह जाएगा पिछले वालों में और आप में? तो वह जो जो पोस्ट नैरेटिव जो पोस्ट मॉडर्निज़्म का स्टैंड है वो यह है कि नहीं, कोई ग्रैंड नैरेटिव या नैरेटिव अ सभी लोगों का भला नहीं कर सकती, या हमें इसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, हमें इसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें इसको इंट्रोगेट करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने यदि लिटार्ड को पढ़ा है, तो लिटार्ड कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डेफिनिशन सिंपल शब्दों में हो सकती है वह यह है कि यह अविश्वास दिखाता है ग्रैंड नैरेटिव की तरफ या मेटा नैरेटिव की तरफ। तो ये बात है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि मॉडर्निज्म का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि किस तरह से वह फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहा था, उस पर चिंता दर्शा रहा था, एक सीरियस एटीट्यूड दिखा रहा था। लेकिन आप उसी समय पाएँगे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण फ्रैगमेंटेशन हुआ था, लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म को देखेंगे जो पूरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की फिनोमेनन है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विध्वंसक प्रभाव के कारण एक तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको समझ में आ गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है, या फिर इकोनॉमिक लोगों का कई देशों का जो प्रभुत्व इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, उन सारी चीजों से हमें हम जो यह एक सोच पैदा कर रहे हैं कि नहीं, हम दुनिया का ये फ्रेगमेंटेशन को सही कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अच्छी बात यह है कि हम उसमें सुधार करने के प्रयत्न की बजाय जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार कर लें, और इसी स्वीकृति में ही हमारा आपका भला है। तो वह इस ये जो दोनों के एटीट्यूड में अंतर है कि हम दुनिया में हम ये जो कयास की सिचुएशन उसको हम सही कर सकते हैं, ये मॉडर्निज्म का एटीट्यूड है। लेकिन उसी तरफ आप देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म का एटीट्यूड यह है कि नहीं, हमें उसको जैसा है उसी तरह का स्वीकार करना है। यदि आप मीनिंग खोजने की कोशिश करते हैं जैसा कि टीएस इलियट ने किया, कि हम इस पूरे फ्रेगमेंटेशन में को सही करते हुए एक अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं या फिर एक मीनिंग की तलाश करें, वैल्यूज की तलाश करें, तो यह सब प्रयत्न व्यर्थ है। और पोस्ट मॉडर्निज्म इसका फन उड़ाता है, इसको इसकी पैरोडी करता है या फिर इसका मजाक उड़ाता है। वह इस संभावना को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। तो एक बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, पहला ही स्टेटमेंट यह कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है कि जो मेटा नैरेटिव है या ग्रैंड नैरेटिव है, मेटा नैरेटिव या ग्रैंड नैरेटिव एक तरीका हो सकता है, एक एटीट्यूड हो सकता है, एक विचारधारा हो सकती है, एक डिस्कोर्स हो सकता है, एक आइडियोलॉजी हो सकती है जो इस बात का समर्थन करती है कि यही तरीका है, इसी से संसार ठीक से चलेगा और सिस्टम से चलेगा, सिस्टम बनाएगा, सभी को डिसिप्लिन करेगा, हमारा प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट चलेगा, रिलीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा, तो यह इसको डीवैल्यू करता है। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि हमारे 2 विद्वान हैं, एक हमारे नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे हैं जिनका एक कॉन्सेप्ट है गॉड इज डेड, जिनका एक कॉन्सेप्ट है, और वही दूसरी तरफ हमारे रोला बार्थ्स हैं जिन्होंने कहा है कि द ऑथर इज डेड। तो यदि हम राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑथर भगवान के जब हम यदि अ, यदि आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म में देखें तो के संदर्भ में देखें तो आप देखेंगे कि जो ऑथर है उसको गॉड की आइडेंटिटी है, वो आप देखें कि वो उसकी वही सत्ता है जो ईश्वर की सत्ता है। तो इधर आप देखेंगे कि
जो आपके रोला बार्थ्स हैं वो कहते हैं कि हम जब ऑथर को ही इम्पोज कर देते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह जो टेक्स्ट है या उस टेक्स्ट का जो विजन है वो अथॉरिटेटिव है। वो वह सिंगुलैरिटी की तरफ ले जाएगा। लेकिन उनका मानना था कि नहीं, यदि ऑथर यदि डेड होगा तो इसका मतलब हो गया कि एक प्ले की शुरुआत हो जाएगी। प्ले ऑफ सिग्निफिकेशन की शुरुआत होगी, प्ले ऑफ मीनिंग्स की शुरुआत होगी, अर्थात मल्टीपल मीनिंग का कॉन्सेप्ट्स वहाँ से पैदा होगा। और आप देखें, यदि आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ नीत्शे की तरफ, तो नीत्शे कहते हैं गॉड इज़ डेड। यानी हम सभी जानते हैं कि यदि यदि आप डेरिडा के शब्दों में समझें कि अल्टीमेट रेफरेंट या फिर अ, द द प्रेजेंस ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस आप कहें, या लोगोसेंट्रिक कहें, या लोगोसेंट्रिसिज्म कहें, या फैल्गोसेंट्रिसिज्म कहें, या टेलॉस कहें, जो भी कहना हो कहें, कि ये एक वो डेटा रिजेक्ट करते हैं, भी रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं जो ये अथॉरिटी हम एक खोजने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा अल्टीमेट सिग्निफाइड खोजने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए यह तो चीज़ों को बचा लेगा, या फिर यह जो है यह हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा, या यह हमारे हमें एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट देगा। तो ये दोनों विद्वान उसी चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं और उसकी अथॉरिटी की, उसकी सत्ता को रिजेक्ट करते हैं। और जैसे वो रिजेक्ट होता है तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म, जहाँ पर हम सश्योर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट से आता है। आप जानते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि एक साइन होता है और साइन की मीनिंग होती है, और मीनिंग इस आधार पर तय होती है कि उसका एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट होता है। सिग्निफायर आपका कोई ग्राफिक प्रेजेंटेशन या साउंड हो सकता है, और फिर उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। उनका सुश्योर का मानना था कि यस, इनके जो बीच रिश्ता है वो आर्बिट्रेरी है, लेकिन फिर स्ट्रक्चरलिस्ट से विश्वास करते हैं कि एक बार जो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है तो वह माने जब उसको कन्वेंशन में बना ला दिया जाता है तो वह एक तरह से नेचुरल फिनोमिनन की तरफ बढ़ने लगता है। यानी वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है कि वो नेचुरल जैसा लगता है, वो रियलिटी बनने लगता है। तो उस बात को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म या डीकंस्ट्रक्शन ये क्रिटिक करता है कि नो, साइन हमेशा एक फ्लक्स में रहता है, न कि यह इसका कोई स्टैग्नेंट या फिक्स्ड रोल है। अ, तो आप देखें कि जैसे ही गॉड ऑफ डेथ ऑफ गॉड, यानी गॉड की मृत्यु जैसे हो जाती है, यानी उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो आपका जो मीनिंग होगा वह एम्बिवैलेंट होगा, डाइवर्स होगा, या फिर आप देखेंगे कि मल्टीपल होगा। तो दोनों विद्वानों के विचारधारा से एक चीज समझ में आती है कि मल्टीपल मीनिंग्स की बात करते हैं या मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, जो कि यह एक्सटेंशन है आपके स्ट्रक्चरलिज्म का, या फिर उसका एक क्रिटिसिज्म है, राइट। यहाँ पर जाने से पहले एक चीज, अभी मैं आप सभी को अ, आगे बढ़ाया नहीं हूं, मैं जो बातें कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते रहिए। दूसरी बात आप देखें, यह दो चीजों का आप लें। एक मूवी आई थी और बहुत पॉपुलर मूवी है यह, आप सभी ने देखी है, शोले मूवी। ठीक है, आपने देखी है, ये आप सभी ने देखी होगी। तो शोले मूवी में आप देखें कि एक सीन आता है, और वो सीन ये है कि धर्मेंद्र कहता है कि अमिताभ बच्चन से, यार मैं बसंती से शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा रिश्ता लेकर मौसी के पास जाओ, मौसी के पास जाओ। तो अ, आप एनी हाउ अमिताभ बच्चन तैयार हो जाता है और मौसी के पास आता है। तो जब
नहीं, जब वो मौसी से बात कर रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब मौसी से वो बात कर रहा होगा तो वो क्या कहता है कि बड़ा अच्छा लड़का है, बस थोड़ा शराब-वराब पी लेता है, लेकिन शादी बाद छूट जाएगी। फिर पता है कि अ, काम-वाम तो करता नहीं है लेकिन अच्छा लड़का है। हाँ, हाँ और बहुत कमाए-वमाएगा लेकिन अभी काम करता नहीं है। यानी ये जो नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस नैरेटिव को। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिव नैरेटिव। यानी एक तरफ तो वो बात कर रहा है उसके बारे में, लेकिन ठीक उसी समय बता रहा है कि यह ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यानी उसकी सच्चाई पर का एक रिफ्लेक्शन वो दे रहा है कि नहीं, धर्मेंद्र ऐसा भी है, ऐसा है। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ कॉन्शसनेस। और आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म की जो अप्रोच है वह हर चीजों में सेल्फ कॉन्शियस है। वो जानता है कि यह ऐसा है, लेकिन वो इसको उसको यदि वो मान लीजिए वो उसको यूज भी करता है। एक एक कहावत कही जाती है कि जिसकी पतरी में खाना उसी में छेद करना। तो वो जिस चीज़ों को यूज़ करता है, जिस चीज़ों पर अपना बेस बनाता है, वो उसी चीज़ को इंट्रोग्रेट भी करने का काम करता है और यह इंट्रोग्रेट करने का या रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यह सेल्फ कॉन्शियस या फिर कॉन्शियस अप्रोच यह रखता है। यह एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ आप देखें कि अ, इसी अमिताभ बच्चन के डायलॉग में एक चीज आप पकड़ पाए होंगे कि मौसी शादी बात सुधर जाएगा, शादी बात सुधर जाएगा, शादी बात सुधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शादी हमारे लिए एक ग्रैंड नैरेटिव है, एक मेटा नैरेटिव है। कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे यदि बिगड़े होते हैं तो ये कहा जाता है कि यार इसकी शादी करवा दो, ये सही हो जाएगा। तो ये जो ग्रैंड नैरेटिव है, आप इस पूरे अमिताभ बच्चन के डायलॉग से 3 चीज़ें आपको पता चल गई कि ये एक तरफ ग्रैंड नैरेटिव का भी उसमें संभावना दिखा रहा है और उसमें उसको उसकी जो बातें हैं उसमें वो ये भी बता रहा है कि क्या सही है, क्या झूठ है। यानी जो वो कर रहा है वो झूठ है, ये भी वो प्रूव कर रहा है। वो सारी बातें बता रहा है। तो आप ये जानें, जैसा कि हम लोग शुरुआत में कर दिया गया कि जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म होगा वो मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी जो अप्रोच होगी वो सेल्फ कॉन्शियस होगी और सेल्फ कॉन्शियस होगी और सेल्फ रेफरेंशियल होगी, जो हमने यह बात की। अब हम थोड़ा-सा आपको एक तरफ और ले जाएँगे कि लैंग्वेज को लेकर क्या अप्रोच बनती है, इसको भी हम एग्ज़ाम्पल से ही समझेंगे, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी आप के साथ मैं एक बात किया था कि नीत्शे ने ये बोला कि गॉड इज़ डेड, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यह एक मेटा नैरेटिव है कि मनुष्य के जीवन को या फिर वेस्टर्न लाइफ को 3 चीज़ें रेगुलेट करती हैं। वो एक यह ईश्वर, गॉड, दूसरा साइंस, तीसरा फिलॉसफी। तो ये 3 रूट्स हैं, जो 3 रूट्स से ही मनुष्य अपनी ज़िंदगी में अ, मीनिंग पाता है या रूट से जुड़ा होता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज़्म इन तीनों रूट्स को काट देता है। इन तीनों रूट्स को काट देता है। वह रिलीजियस एस्पेक्ट को काटेगा, वह आपके साइंस वाले भी एस्पेक्ट को काटेगा और फिलॉसफी वाले। वो क्योंकि उसका मानना है कि ये तीनों ग्रैंड नैरेटिव्स हैं। तो अब आप समझिए कि जब ये तीनों चीज़ें कट गई, ये तीनों चीज़ें कट गई तो आप हैं कौन? आप हैं कौन? आप कहाँ आए हैं? तो आप जाएँगे कहाँ? तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपके जीवन में एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। और जो एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है उसका मानना यही है कि
मनुष्य फेंक दिया गया है एक ऐसे यूनिवर्स में जिसका सत्ता से या उन उन एजेंसी से रिश्ता कट गया है, वह वैल्यू लेस हो गया है। अब उसके जीवन में यदि कुछ होगा या वैल्यू मिल सकता है, तो उसको उस यूनिवर्स को जो उस शत्रुता से भरा हुआ है या उस एनिमिकल है, उससे भरा एनिमिकल है, उस वर्ल्ड में कैसे अपने अपने आप को वो मीनिंग दे पाएगा। तो ऑफ कोर्स वो उसके चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप जब देखेंगे तो जो व्यक्ति इसमें होगा उसके साथ बहुत कुछ घटित होगा, जैसा कि सैमुअल बेकेट के कैरेक्टर्स के साथ घटित हो रहा था। खास तौर से आप देखें व्लादिमीर एंड दूसरा कैरेक्टर आपको पता है कौन है? जो मैं भूल गया क्या? यानी गोगो और दीदी, ठीक है? तो जो आप नो 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 क्या आप लिख रहे हैं? देखिए जो व्लादिमीर है, ठीक है? और उसका जो साथी है, उन दोनों को भी अपने लाइफ में मीनिंग ही देना है और वो या स्ट्रगन वेरी गुड स्ट्रगन राइट। तो उन दोनों कैरेक्टर्स को अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, लेकिन मीनिंगफुल बनाने के प्रोसेस में आप देखें उनको समझ में नहीं आ रहा। न तो उनको समझ में आ रहा है कि वास्तव में उसका जीवन का पर्पज क्या है। उनके डायलॉग्स ब्रोकन है, उनकी लैंग्वेज ब्रोकन है, राइट। उनकी डायलॉग्स ब्रोकन है, लैंग्वेज ब्रोकन है, सब कुछ ब्रोकन ब्रोकन है, राइट। यह साबित करता है कि जो लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म में था कि यस नो डाउट कि जो लैंग्वेज वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट बन जाने के बाद यह एक कन्वेंशन नजर आता है, एक नेचुरल कन्वेंशन है लेकिन नेचुरल फिनोमिनन नजर आने लगती है। यानी यह एक बाउंड्री दे पैदा करती है, यह एक सेंटर देती है, या फिर यह एक यूनिफॉर्मिटी लाती है, लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी लाती है या फिक्सिटी लाती है। यह कॉन्सेप्ट इस प्लेस से टूट जाता है, यह एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से टूट जाता है कि लैंग्वेज आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इट कैन नॉट हेल्प यू, इट कैन नॉट हेल्प यू। और आप लैंग्वेज को बाउंड्री से नहीं बांधा जा सकता। और आप देखेंगे कि यही बांध, यही बंधन, यही बाउंड्री, यही फिक्सिटी यह तोड़ देती है, पोस्ट मॉडर्निज्म तोड़ देता है। और यही आप देखेंगे कि जो डीकंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि कि हम जब फिक्सिटी की बात करते हैं, वो चाहे लैंग्वेज के थ्रू हो रही है या हम चाहे किसी भी आधार पर जो फिक्सिटी तय करते हैं, और खास डिकंस्ट्रक्शन खास तौर से लैंग्वेज के संदर्भ में ही डेडा के द्वारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि वो उनकी जो थियरी है वो सश्योर से प्रेरित थी। सश्योर का उन्होंने साइन और सिग्निफाइड वाला कॉन्सेप्ट तो लिया ही है, लेकिन जहां सश्योर सिग्निफाइड को फिक्स कर देते हैं वह उसे खोल देते हैं। वो कहते हैं नो, इसका कोई अल्टीमेट फिक्सिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हम हर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उनका अलग अलग मतलब होता है। अर्थात जब हम एक सिस्टम तय करते हैं साइन और सिग्निफाइड का, तो सिग्निफाइड बार बार चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और जब ये चेंज होता रहेगा तो इसी को वो कहते हैं प्ले। और आप जानते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट डिफरेंस है, जो सश्योर के डिफरेंस से उन्होंने लिया है। डिफरेंस का मतलब यह हुआ है कि हर एक साइन, हर एक सिग्निफायर की मीनिंग या साइन का मीनिंग तभी आता है जब वह एक अब्सेंस के नेटवर्क में चले। अर्थात यदि रेड कलर का मीनिंग तभी आएगा जब जब हम उसको जो अब्सेंट है उसके, जो चीज अब्सेंट है उसके उस प्रोसेस में सोचें। यानी हम ब्लैक कलर का मीनिंग तब लेते हैं जब हम व्हाइट के बारे में सोचते हैं। व्हाइट अब्सेंट है, लेकिन उसकी अब्सेंस ही हमें उस प्रेजेंस का एहसास करवाती है। उसी तरह से यदि हम टेबल के बारे में सोचे तो चेयर के बारे में भी हम जो अब्सेंट कॉन्सेप्ट है उसके बाद उसको भी हम अपने प्रेजेंस में लाते हैं, तब हमें चेयर की मीनिंग समझ में आती है। हम जब विंडो यदि हम
मीनिंग विंडो दे रहे हैं तो इसका मतलब हम डोर से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये डोर नहीं है, ये डोर नहीं है। ये मोबाइल इसलिए है क्योंकि ये टेलीविजन नहीं है। तो हम एक नेटवर्क में देख रहे हैं कि हम इसकी मीनिंग तभी पा रहे हैं जो वह अब्सेंस के नेटवर्क में। तो वे उसी को कहते हैं कि एक चीज ये इसलिए है क्योंकि वो दूसरी नहीं है, दूसरी इसलिए कि वो तीसरी नहीं है। यह हो गया नेटवर्क ऑफ डिफरेंस। लेकिन बात यह है कि वह कहते हैं कि यह एक चीज है, यह इसको रेफर करती है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे यदि हम एक वर्ड लें टेबल, और टेबल का कॉन्सेप्ट है, तो वह टेबल हमें उसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन ये जो फिक्स करने का प्रोसेस है, वो उसी फिक्सिटी को तोड़ देते हैं। वो उसी फिक्सिटी को वो तोड़ देते हैं कि नहीं, ये जो अल्टीमेट आप कर दे रहे हैं, या अल्टीमेट डिफर कर जाता है। तो एक वर्ड है, अब एक वर्ब है फ्रेंच में, डिफर, DEFER। तो वह उसका मतलब पोस्टपोन कर देना, यानी जैसे ही आप बांधने की कोशिश करते, नहीं, इसका अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब, अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब है, और यह मतलब बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। ये कभी अंतर, जैसे आप अ, अ, कुछ वर्ड होते हैं जिसका मैं यदि रेस्ट की बात करूं, तो रेस्ट कुछ लोगों के संदर्भ में यह है कि आराम करने के संदर्भ में हम देखते हैं। लेकिन रेस्ट कभी कभी बैंक, अच्छा बैंक वर्ड को ही ले लीजिए, यानी जो बैंक बैंक है, आप देखें कि एक बैंक से हमारा मतलब क्या है, जो हम काम कराने के लिए अपना खाता वाता खुलाने के लिए जाते हैं, तो हमने जैसे ही उसको बांधा, तब तक वो खुल गया कि नहीं, एक तो रिवर भी बैंक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में डेरिडा सोचते हैं कि यह जो हम बांधने की कोशिश करते हैं, यह बंधेगा नहीं, यह हमेशा डिफर कर जाएगा, हमेशा पोस्टपोन होता जाएगा। तो इसी को अ, उनकी जो थियरी है डिफरेंस, या उसकी उसी की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जो साइंस सिस्टम है, या जो वो क्या है, वह अनस्टेबल है। उसी तरह से जो लैंग्वेज से हम एक फिक्सिटी देने की कोशिश करते हैं, वो फिक्सिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब लैंग्वेज ही अनस्टेबल के प्रोसेस में, या फ्लक्स के प्रोसेस में, साइन फ्लक्स के प्रोसेस में, तो उससे कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। जी, बात थोड़ा सा हम रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ले गए हैं, लेकिन फिर हम लौट कर वहीं पर आते हैं। तो हमने अभी जो शुरुआत बात की थी, ये बात की थी कि पोस्ट मॉडर्निज्म वास्तव में है क्या। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या मॉडर्निज्म की चीज को मॉडर्निज्म से कुछ लेता है? तो जी हाँ, वो कुछ स्वीकार भी करता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी है, अनरिलायबल नैरेटर है, मल्टीपल नैरेटिव्स है, ठीक है, ये सारी चीजें लेता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे भी। लेकिन रिजेक्ट क्या करता है, रिजेक्ट क्या करता है, आप देखें कि ये जो एक होप है मॉडर्निज्म के साथ कि नहीं, हमें एक ऐसी नैरेटिव मिलेगी जिससे सब कुछ सही हो सकता, वो उसको रिजेक्ट करता है। या फिर वो मीनिंग की जो उसकी खोज है, उसको रिजेक्ट करता है। जो मॉडर्निज्म की मीनिंग की खोज है, वो उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। और उसका एक दोष भी है, वो एक एक्यूजेशन भी लगाता है मॉडर्निज्म की, कि मॉडर्न आर्ट जो है वो हाई कल्चर को दर्शाता है, और साथ ही इलिटिस्ट नेचर है। इलिटिस्ट नेचर है कि आपने उनको कन्वेंशन बना दिया। जैसे आपने टीएस इलियट को एक कन्वेंशन बना दिया है कि ये टीएस इलियट के द्वारा ही पूरा मॉडर्निज्म रिप्रेजेंट होता है। तो वह इस इलिटिस्ट नेचर को भी वह क्या करता है, क्रिटिक करता है। और जो दूसरा क्रिटिक करता है, आप देखेंगे कि मॉडर्निज्म में यह है कि वह हाई कल्चर और लो कल्चर को, यानी यदि कोई लिख रहा है तो वो हाई कल्चर है, लेकिन जो कोई गा रहा है, बजा रहा है, टेलीविजन कर रहा है, या फिर मूवी कर रहा है, या फिर जैज म्यूजिक इत्यादि, डांस, तो ये सारी चीजें लो कल्चर है। तो मॉडर्निज्म ने हमेशा दोनों के बीच एक अंतर रखने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये दोनों को एक करता है, इंटीग्रेट करता है, और जो गैप है वो उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। तो यह आपने दो चीजें देखा।
तीसरी चीज़ आपने देखा कि तीसरी चीज़ मैं बताऊँ कि किस संदर्भ में यह मॉडर्निज़्म से और आगे जाता है। हम लोगों ने देखा कि मॉडर्निज़्म भी एक्सपेरिमेंट की बात करता है, चाहे लिटरेचर के संदर्भ में बात हो, आर्ट के संदर्भ में बात हो, पेंटिंग के संदर्भ में बात हो। तो चूँकि हम लिटरेचर से ज़्यादा संबंध रख रहे हैं, तो इसलिए लिटरेचर में हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मॉडर्निज़्म में आता है, फोर्थ वॉल ब्रेक होती है वहाँ पर आपने देखा और आपने इनर रियलिटी के बारे में देखा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस से इनर रियलिटी पर फोकस है, आउटर रियलिटी यानी रियलिज्म को वह त्यागता है, ठीक है? लेकिन आप अब फ्री वर्स की बात या